जय श्री राम। अष्टक वर्ग की इस सीरीज में हमने अभी तक ये जाना कि गोचर का क्या महत्व होता है और अष्टक वर्ग की सहायता से हम गोचर का सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं। अष्टक वर्ग की इस सीरीज के बाकी वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे बाकी वीडियोस को बड़ी आसानी के साथ में देख सकते हैं और अष्टक वर्ग के इस कॉन्सेप्ट को आप क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए इस बात पर चर्चा करेंगे कि जिस ग्रह का हम गोचर देख रहे हैं उस ग्रह के विनाष्टक वर्ग में जिन ग्रहों ने बिंदु दिया है, बिंदु देने वाले ग्रहों का क्या महत्व है। जिन ग्रहों ने बिंदु दिया है वो किस प्रकार के हमें रिजल्ट दे सकते हैं और जिन ग्रहों ने बिंदु नहीं दिया है उस गोचर के दौरान हमें किस प्रकार की कमतरता का आभास हो सकता है। इन सभी विषयों को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे और हमारा ये वीडियो इसी विषय के ऊपर आज केंद्रित रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है, अच्छा वीडियो बनाने के लिए मेहनत करने की ताकत देता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या आपके नॉलेज में किसी भी प्रकार का ऐड ऑन करता हुआ पाया जाए तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और साथ ही साथ आप यदि मुझसे कोई पेड कंसल्टेंसी लेना चाहें तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन डिटेलिंग के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में किया जाता है। और आप यदि इस विषय में और कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। और गोचर में स्थित ग्रह की विनाष्टक वर्ग में ग्रहों को मिलने वाले बिंदु के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम सभी को पता है कि विनाष्टक वर्ग में यदि 4 या 4 से अधिक बिंदु मिलते हैं तो हम कहते हैं कि उस ग्रह का गोचर हमारे जीवन में प्रभावशाली रहेगा, शुभता लेके आएगा, हमें अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा। परंतु बिंदु देने वाले ग्रह यदि छठे घर का अधिपति हो, 8वें घर का अधिपति हो, 12वें घर का अधिपति हो, तीसरे घर का अधिपति हो, क्या तब भी हम ये कहेंगे कि वो हमारे जीवन में शुभता लेकर आएगा, हमें अच्छे रिजल्ट निकाल के देगा? जाहिर सी बात है, ऐसा होना संभव नहीं है। क्योंकि छठे घर के अधिपति ने यदि बिंदु दिया है और गोचर में स्थित ग्रह जब छठे घर की कक्षा से गोचर करेगा तो जाहिर सी बात है वो हमें कुछ तो बीमारियों के स्वरूप में कुछ तोहफा देगा। और यदि 8वें घर के अधिपति ने बिंदु दिया है तो वो अपनी कक्षा में ग्रह के गोचर करने के बाद हमें अनवांटेड प्रॉब्लम देगा। यही बात हम 12वें घर के बारे में कह सकते हैं। 12वें घर के अधिपति की कक्षा में जब गोचर में स्थित ग्रह प्रवेश करेगा तो हमें खर्चों की अधिकता देगा और हमारा फाइनेंस गड़बड़ा सकता है। और तीसरे घर की कक्षा में गोचर करने पर यदि उस तीसरे घर के अधिपति ने बिंदु दिया है तो हमें अत्यधिक हार्डवर्क कराएगा और परिश्रम के रूप में जो मोबदला मिलता है, जो तोहफा मिलता है सफलता के रूप में, वो हमें उस स्वरूप में नहीं मिल पाएगा। तो क्या हम अब भी कहेंगे कि 4 बिंदु का मिलना एक अच्छी स्थिति होती है?
बेशक चार बिंदु का मिलना अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है, उस ग्रह की ताकत के बारे में इशारा करता है, परंतु वो चार बिंदु देने वाले ग्रह कौन कौन से हैं इसका भी हमें अंदाजा होना बहुत जरूरी है। अगर हम महत्व की दृष्टि से देखें तो हमें लगन और लगनेस को सबसे ऊपर रखना होगा, क्योंकि लगन और लगनेस वो फैक्टर है जो नेटिव के जीवन की बात करते हैं, नेटिव के शरीर की बात करते हैं, उसके मान सम्मान की बात करते हैं, प्रतिष्ठा की बात करते हैं, उसको जीवन में प्रदान होने वाले अवसरों की बात करते हैं, उसके अस्तित्व की बात करते हैं, उसे मिलने वाली आइडेंटिटी की बात करते हैं। ऐसे में यदि लगन और लगनेस ने बिंदु दिया है तो जाहिर सी बात है जब ग्रह उस लगन या लगनेस की कक्षा में से गोचर करेगा तो उस नेटिव के लिहाज से वो समय बहुत बेहतरीन रहने वाला है। उसको सेहत की दृष्टि से अच्छे परिणाम मिलेंगे, उसको जीवन में ग्रोथ मिलेंगी, मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी, व्यक्तित्व का निखार होगा। तो यदि किसी ग्रह के विनाष्टक वर्ग में यदि लगन और लगनेस ने बिंदु दिया है तो वो एक सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी नेटिव की बात करता है, लग्न और लगनेस। अब हम चंद्रमा की बात कर लेते हैं। हम सभी को पता है कि चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक है, और हमें इतना भी पता है कि हम जीवन में सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा मन और मस्तिष्क कंट्रोल में रहे, वो संतुलित स्थिति में रहे, मानसिक रूप से व्यक्ति सुदृढ़ रहे। ये सभी स्थितियां हमें तभी मिल सकती है जब हमें चंद्रमा का सहयोग मिले। और किसी ग्रह के गोचर में यदि उसके विनाष्टक वर्ग में चंद्रमा ने बिंदु दिया है तो व्यक्ति की मानसिक सुदृढ़ता बनी रहती है, और व्यक्ति विषम से विषम परिस्थितियों में भी मन और मस्तिष्क की सुदृढ़ता के आधार पर बेहतरीन निर्णय ले सकता है और सफलताएं अर्जित कर सकता है। आप गोचर से संबंधित किसी भी बुक्स को आप पढ़ेंगे तो उसमें चंद्रमा को विशेष महत्व दिया गया है। इसी से हमें पता चलता है कि चंद्रमा का गोचर में क्या महत्व है, और चंद्रमा का बिंदु देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ रहेगा और व्यक्ति जरूरत पड़ने पर कुछ अच्छे नतीजे लेकर, अच्छे फैसले लेकर अपने जीवन को सफल बना सकता है, क्योंकि दिमाग के बगैर कोई काम नहीं होता। ज़्यादा मन चंचल हो तब भी व्यक्ति बेहतर नतीजे नहीं निकाल सकता। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का बिंदु देना निर्णायक साबित हो सकता है। अब हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात करता है, सूर्य हमारे आत्मसम्मान की बात करता है, सूर्य हमारे नेम और फेम की बात करता है, सूर्य हमारे आत्मसम्मान की बात करता है, सूर्य हमें ऑथोरिटी दिलाता है, हमें अधिकार देता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के द्वारा बिंदु मिलना भी एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति होती है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये कुछ चार फैक्टर हो गए, लगन, लगनेस, चंद्रमा और सूर्य। यदि इन चारों फैक्टर्स ने यदि बिंदु दिए हैं तो उस गोचर को हम संतुलित कहेंगे। हम कह सकते हैं कि उस गोचर के दौरान हमें कुछ अच्छे नतीजे प्राप्त हो सकते हैं, हमारे लिए वो गोचर एक अच्छा समय साबित हो सकता है। अब हम
गोचर की बात करें और महादशा और अंतर्दशा के अधिपति की बात नहीं करें, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे जीवन में जितनी भी इवेंट्स होती है वो महादशा और अंतर्दशा के समर्थन के बिना नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में यदि महादशा और अंतर्दशा के अधिपति ने गोचर में बिंदु दिया है, विनाशक वर्ग में बिंदु दिया है, तो इस बात की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती है कि जिन इवेंट्स को महादशा और अंतर्दशा ने समर्थन किया है, गोचर में यदि महादशा और अंतर्दशा के अधिपति ने बिंदु भी दिया है, तो इसका मतलब सीधा है, साफ है कि वो इवेंट व्यक्ति के लाइफ में होगी और व्यक्ति की इच्छाएं जो है पूरी होंगी। तो महादशा और अंतर्दशा के अधिपति का बिंदु देना एक सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है, क्योंकि कुंडली में प्रॉमिस है तो फिर आपके महादशा और अंतर्दशा का महत्व बढ़ जाता है। अंतर्दशा महादशा ने समर्थन किया है तो वो इवेंट तभी पूरी हो सकती है जब ट्रांजिट में समर्थन मिले। तो इस प्रकार से महादशा और अंतर्दशा अधिपति के द्वारा बिंदु मिलना एक बहुत अच्छी स्थिति कहलाई जाएगी। अब हम कुंडली के सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति के बारे में हमें अच्छी तरह से पता है कि ये हमें एक्सटेंशन देता है। बृहस्पति कुंडली का सबसे शुभ ग्रह होने के कारण हमें जीवन में शुभता प्रदान करता है। ये चीज़ों को स्थायी रूप में हमें देता है। साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे कार्य अगर करने हो जिनको पूरा होने में वक्त लगता हो, तो ऐसे कार्यों की सफलता के लिए बृहस्पति के द्वारा बिंदु मिलना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि बृहस्पति एक राशि में 1 साल से ज़्यादा समय तक रहता है। तो 1 साल तक यदि बृहस्पति की शुभता बनी रहे तो हम उस 1 साल में होने वाले कार्यों को बड़ी सफलतापूर्वक कर सकते हैं यदि बृहस्पति ने बिंदु दिया है तो बृहस्पति का बिंदु देना एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। अब हमने सभी ग्रहों की बात की है तो फिर शनि ग्रह के बारे में भी बात करना बेहद जरूरी है। हम लंबी लंबी परियोजनाएं बनाते हैं, उन पे काम करने के लिए एक टाइम का शेड्यूलिंग करते हैं और फिर हमें उसको फॉलो करना होता है। और ये कोई 1-2 दिन या महीने 2 महीने में पूरे होने वाले काम नहीं होते हैं। हमें लगातार उस पर एफर्ट लगानी होती है, मेहनत करनी होती है। और हम सभी जानते हैं कि शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। तो इन 2.5 सालों के दौरान यदि शनि के द्वारा बिंदु मिलता है तो हम उन परियोजनाओं को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं और उनसे हम अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसे कोई भी काम जो लंबे समय तक चलते हों और उनमें एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती हो तो हमें शनि के द्वारा बिंदु मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज हम ऐसी इवेंट्स को कभी भी पूरी नहीं कर सकते। अब हम कुछ कॉम्बिनेशन की बात यहाँ कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि छठे घर के अधिपति ने बिंदु दिया है तो इसका मतलब सीधा है, साफ है कि छठे घर की कक्षा से जब गोचर का ग्रह आएगा तो हमें तोहफे के रूप में कुछ बीमारियां दे सकता है, शरीर से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है।
परंतु यहाँ पर एक कंडीशन और भी बनती है। छठे घर ने बिंदु दिया है, परंतु साथ ही साथ लगन ने भी बिंदु दिया है, लग्नेश ने भी बिंदु दिया है। और लगन और लग्नेश ने बिंदु दिया है, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति शरीर से तंदुरुस्त रहेगा, व्यक्ति शारीरिक रूप से सुदृढ़ रहेगा। तो फिर छठे घर ने बिंदु दिया है, उसका क्या? ऐसी कंडीशन में हम छठे घर के द्वारा बिंदु दिए जाने को हम इस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे कि व्यक्ति जीवन में संघर्ष करके चीजों को इस दौरान अचीव करेगा। साथ ही साथ व्यक्ति को कंपटीशन में सफलताएं प्राप्त होंगी। यहाँ छठे घर का इंटरप्रिटेशन पूरी तरह से बदल जाता है यदि लगन और लगने से बिंदु दिया है। अब ठीक इसी प्रकार से हम 12वें घर की बात कर लेते हैं। 12वें घर के अधिपति ने बिंदु दिया है और गोचर में स्थित ग्रह यदि 12वें घर की कक्षा से गोचर करता है, तो हम सर्वसाधारण ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में इस दौरान खर्चों की अधिकता रहेंगी। और जब खर्चों की अधिकता रहेगी तो व्यक्ति का फाइनेंस गड़बड़ा सकता है, और फाइनेंस जब गड़बड़ा जाता है तो वो व्यक्ति के लिए एक बहुत ही परेशानी का सबब बनता है। परंतु इसकी एक स्थिति यहाँ और भी बनती है। 12वें घर के अधिपति ने बिंदु दिया है और साथ ही साथ सेकंड हाउस और 11th हाउस के अधिपतियों ने भी बिंदु दिया है। तो सेकंड हाउस के अधिपति ने बिंदु देने का अर्थ है कि उस दौरान व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा रहेगा। और 11वें अधिपति ने बिंदु दिया है, तो इसको हम इस प्रकार से कहेंगे कि व्यक्ति के इनकम सोर्स इस दौरान अच्छे रहेंगे। अब यहाँ 12वें घर के भी अधिपति ने बिंदु दिया है, तो 12वें घर को हम इंटरप्रेट कुछ इस तरह से करेंगे कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट अच्छा करेगा और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से व्यक्ति की जो है फाइनेंशियल ग्रोथ भी होंगी और व्यक्ति का जो है प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो यहाँ 12वें घर का इंटरप्रिटेशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। यही बात हम 8वें घर के बारे में कर सकते हैं। 8वें घर के अधिपति ने यदि बिंदु दिया है, तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि 8वें घर की कक्षा से जब गोचर में स्थित ग्रह उस कक्षा से गोचर करेगा, तो व्यक्ति के जीवन में अनवांटेड प्रॉब्लम आएंगी। परंतु यदि 8वें घर के साथ साथ यदि सेकंड हाउस के अधिपति ने भी बिंदु दिया है, तो हम इसको फिर अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपने इस काल के दौरान कुछ विरासत मिल सकती है, या फिर कुछ फैमिली की प्रॉपर्टी मिल सकती है, या फैमिली का पैसा व्यक्ति को मिल सकता है। और यदि 8वें घर के अधिपति के साथ साथ यदि सेकंड और 11th के दोनों के अधिपति ने बिंदु दिए हैं, तो इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि व्यक्ति को अनएक्सपेक्टेड मनी इस दौरान मिल सकता है। यहाँ 8वें घर का इंटरप्रिटेशन पूरी तरह से बदल जाता है। और यदि तीसरे घर के अधिपति ने बिंदु दिया है, तो वो हार्ड वर्किंग की तरफ इशारा करता है। परंतु तीसरे घर के साथ साथ यदि 11वें घर के अधिपति ने भी बिंदु दिया है, तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो उन्होंने इच्छाएं की है, जो जिस चीज की तरफ आकर्षण व्यक्ति का रहा है, वो इच्छाएं इस दौरान पूरी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम ग्रहों के कॉम्बिनेशन को देखकर भी उसके नतीजों को समझ सकते हैं। तो कौन से ग्रह ने बिंदु दिया है, इसे समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि कितने ग्रहों ने बिंदु दिया है इसके आधार पर हम इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। यदि किसी भिन्नाष्टक में 3 ग्रहों ने बिंदु दिया है,
और 8 में से 5 फैक्टर ने बिंदु नहीं दिया है, परंतु बिंदु देने वाले ग्रह यदि लगन और लग्नेश है या चंद्रमा है, तो हम उसे एक बैलेंसिंग स्थिति कहेंगे कि उस गोचर के दौरान कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल हमें मिलने वाले नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाले? क्योंकि लगन ने बिंदु दिया है, लग्नेश ने बिंदु दिया है, चंद्रमा ने बिंदु दिया है, और ये तीनों ही ग्रह व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो विनाष्टक वर्ग में बिंदुओं को देखकर हमें जो है परिणाम देने चाहिए। किन किन ग्रहों ने बिंदु दिया है, इस बात के महत्व को कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए, उसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा एक विश्लेषण, जिसके आधार पर हमने ये जानने का प्रयास किया कि बिंदु देने वाले ग्रहों का विनाष्टक वर्ग में क्या महत्व है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।